Hello friends, I am welcome to you in this amateur astronomy crash course. Or in last lecture we studied that how the stars and their working, their life cycle of stars. Okay, now in this lecture we are going to see how the star is going to end. मीन्स ये स्टार्स का एंड कैसे होता है ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। सो द नेम ऑफ दिस क्लास और लेसन इज़ एमेचर एस्ट्रोनॉमर क्रैश कोर्स लेसन नंबर 6 एंड हाउ द स्टार्स आर एंड, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। सो डेथ ऑफ स्टार्स। सो जैसा आपको पता है कि हर ऑब्जेक्ट की, जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है उसकी लाइफ साइकिल होती है। वो शुरू होता है एंड अपनी लाइफ साइकिल का लाइफ स्पैन स्पेंड करता है एंड एट द एंड ऑफ दैट वो ख़त्म हो जाता है। तो स्टार्स के बारे में भी ऐसा ही होता है। तो जैसे स्टार्स बनना एक प्रोसेस है, वैसे ही स्टार्स ख़त्म होना ये भी एक प्रोसेस है। तो उसमें जो स्टार्स है ये कई तरीके से ख़त्म होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप, अकॉर्डिंग टू देयर मास एंड अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर। तो ये अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से ये ख़त्म होते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अलग अलग स्टार्स का, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनका ये जो हमने देखा था कि स्टार्स फॉर्म कैसे होते हैं। तो हमेशा प्रोटो स्टार्स से ही स्टार्स फॉर्म होते हैं। मीन्स क्या, जो नेबुलाज होते हैं वो बड़े बड़े, हमने देखा कि स्टार जायंट क्लाउड्स होते हैं गैस के, जिसमें मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम ये गैसेस होते हैं। तो इन गैसेस के ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट के कारण इसमें जो होता है काफ़ी ग्रेविटी एक साथ आके एटॉमिक फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पे होना शुरू होता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है और वहाँ पे शुरुआत होती है प्रोटो स्टार की। अभी प्रोटो स्टार में जितना मास होता है, मीन्स अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ दैट प्रोटो स्टार, जो गैसेस का मास होता है उससे डिसाइड होता है कि ये जो स्टार है ये कौन से कैटेगरी में बॉर्न होगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे दिखाई गई है स्टार्स की। जैसे ब्राउन ड्रॉप स्टार है, रेड ड्रॉप स्टार है। ये जो कैटेगरी आप देख रहे हो 3rd नंबर पे, ये हमारे सन की कैटेगरी है। मीन्स हमारा जो सन है ये इस कैटेगरी में आता है। ये काफ़ी छोटा भी नहीं है, काफ़ी बड़ा भी नहीं है, इसे मीडियम साइज स्टार्स कहते हैं। उसके बाद आता है ब्लू सुपर जायंट। ब्लू सुपर जायंट में जो मास होता है स्टार का ये काफ़ी बड़ा होता है एंड उसका टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है और इसमें ज़्यादातर हाइड्रोजन की मात्रा बहुत होती है। उसके बाद आता है ब्लू सुपर जायंट का नेक्स्ट स्टेप, जो उससे भी बड़ा होता है। ब्लू सुपर जायंट का नेक्स्ट स्टेप होता है इसके बाद, वो भी काफ़ी बड़ा होता है। एंड फाइनली द सुपर ब्लू जायंट और द सुपर मैसिव ब्लू जायंट। तो इस तरीके से स्टार्स के शेप से उनको हम डेजिग्नेट करते हैं। अभी ये जो स्टार्स है एक बार ये अपनी लाइफ फॉर्म करते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं। मीन्स क्या कि उनका जो फ्यूल होता है ये फ्यूल का एटॉमिक फ्यूजन होना शुरू होता है। एटॉमिक फ्यूजन से वो उस फ्यूल को हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट करते हैं। हीलियम से उसमें बाद में जो उसका नेक्स्ट होता है, हीलियम के बाद कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, इस तरीके के एलिमेंट्स बनते जाते हैं। तो हर एक स्टार्स का अपना फ्यूल का कैपेसिटी होता है। एक बार वो फ्यूल ख़त्म हो जाए तो वो स्टार अपने अंत के समय तक आने लगता है। तो उससे उसकी जो कैटेगरी है वो डिफाइन होती है, राइट। तो इसमें वो कैटेगरीज भी यहाँ पे दिखाई देगी। हम हर एक कैटेगरी को डिटेल में देखेंगे, पर पहले इस इमेज में जो कैटेगरीज दिखाई गई है उसको हम जानेंगे। तो ड्रॉप स्टार जो है, ब्राउन ड्रॉप स्टार, वो जो शुरुआत में होता है उसका अंत वैसा ही होता है। तो इसका जो साइज़ है, इसका जो हाइड्रोजन कैपेसिटी है काफ़ी कम होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आता। ये शुरुआत में ब्राउन ड्रॉप होता है, अंत के समय में भी ब्राउन ड्रॉप होके एक फेंट गैस के बादल में एक कन्वर्ट हो जाता है। इतना ही इसका स्टार्ट एंड एंड है। उसके बाद जो रेड ड्रॉप आता है, रेड ड्रॉप स्टार का जो होता है उसका जब फ्यूल ख़त्म होने लगता है तो उसका पहला जितना साइज़ था उतना नहीं रहता, वो थोड़ा बढ़ जाता है, राइट। बट उसे हम रेड ड्रॉप स्टार ही कहते हैं। आफ्टर फिनिशिंग द फ्यूल, मीन्स एक बार ये फिनिश फ्यूल हो गया तो ऊपर का जितना भी गैशियस मास था वो यूनिवर्स में या स्पेस में चला जाता है और नीचे जो सॉलिड कोर बचता है उसे वाइट ड्रॉप कहते हैं। अभी इस सॉलिड कोर में जो मात्रा होती है आयन की
एंड सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा होती है। एंड ये भी काफ़ी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए ये अपने आप में ग्लो होता है, बट इतना ग्लो नहीं होता कि वो किसी तारे जैसा हम कह सके उसे, इसलिए हम उसे वाइट ड्वार्फ कहते हैं, राइट। उसके बाद आता है हमारे सूरज के कैटेगरी के स्टार्स। अभी हमारे सूरज के कैटेगरी के स्टार्स जो है ये ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, ज़्यादा छोटे भी नहीं होते, दे आर बिटवीन दिस टू कैटेगरीज। तो उनका जब फ्यूल ख़त्म होने लगता है तो असल में होता क्या है, वो रेड जायंट में कन्वर्ट होते। अभी ये रेड जायंट क्या है वगैरह ये हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे, बट जब फ्यूल ख़त्म होने लगता है तो वो रेड जायंट में कन्वर्ट होते हैं। एंड वंस दैट रेड जायंट ऑल्सो गेट एक्सप्लोड और एट द एंड ऑफ दैट रेड जायंट साइकिल उनका प्लानिटरी नेबुला बनता है। एंड ये प्लानिटरी नेबुला के बीच में एक वाइट ड्वार्फ स्टार आपको मिलेगा। आफ्टर दैट ब्लू जायंट जो होते हैं, ब्लू सुपर जायंट, उनका भी रेड जायंट होता है, बट आगे जाके वो दो कैटेगरी में कन्वर्ट हो सकते हैं। एक तो ब्लू जायंट मीन्स क्या कि ऊपर का जो रेड जायंट का कैटेगरी होता है वो ख़त्म होके बीच में एक छोटा सा स्टार वापस से बनेगा, उसे ब्लू जायंट कहेंगे। नहीं तो अगर वो जो ग्रेविटी इफ़ेक्ट एंड कोर प्रेशर का इफ़ेक्ट इन दोनों में इम्बैलेंस होने के कारण यहाँ पे सुपरनोवा भी हो सकता है, राइट। और सुपरनोवा के बाद जो बचता है उसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। हमें न्यूट्रॉन स्टार क्या है ये भी हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। उसके बाद जो होता है उससे भी बड़ा अगर कोई सुपर जायंट होगा, ब्लू सुपर जायंट, तो उसका सुपरनोवा बड़ा सुपरनोवा बनेगा। एंड वो बड़ा सुपरनोवा कॉज होता है आगे जाके ब्लैक होल्स के लिए। और आगे की जितनी कैटेगरीज़ है ब्लू सुपर जायंट्स की, उन सभी ब्लू सुपर जायंट्स के आगे जाके सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स होते हैं एंड उनके ब्लैक होल्स होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है दोस्तों। तो इस तरीके के एक लाइफ साइकिल हर एक स्टार को जीनी पड़ती है कि प्रोटोस्टार से स्टार बनेंगे, स्टार्स अपना जितना भी फ्यूल है वो कंज्यूम करेंगे एंड एट द एंड ऑफ दिस फ्यूल वो अपने अपने शेप एंड मासेस के रेशो के हिसाब से वो आगे जाके इस कैटेगरी के कौन से भी टाइप में डेट या अंत में जाएंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट हमारे दूसरे स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया था रेड जायंट, सुपर जायंट, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे रेड जायंट, जो मैंने आपको कहा कि हम डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। तो रेड जायंट बेसिकली होता क्या है, तो रेड जायंट हमारे सन या उससे भी थोड़ा सा कम और थोड़ा ज़्यादा, इन दो कैटेगरी में अगर स्टार होंगे तो जब उनका फ्यूल ख़त्म होने को आएगा तो वो रेड जायंट स्टार में कन्वर्ट होंगे। अभी ये रेड जायंट कैसे बनेगा, तो जब हाइड्रोजन फ्यूल जो होता है हर एक स्टार का ये बेस फ्यूल होता है। तो ये बेस फ्यूल ख़त्म होने के बाद जब हाइड्रोजन फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो इंटरनल प्रेशर जो होता है, कोर का प्रेशर वो बढ़ने लगता है। एंड जो तारे की ग्रेविटी होती है जो उसके मास की वजह से उसे मिली है वो कम होने लगती है। साधारण बेसिकली जब ये हाइड्रोजन अपनी भरपूर मात्रा में किसी स्टार में होता है तो ग्रेविटी एंड कोर प्रेशर का जो बैलेंस बनता है इसे एक स्टेबल यूनिस्टेबल कंडीशन कहेंगे हम, वो इसमें ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद जो इंटरनल कोर का प्रेशर बढ़ने लगता है उसकी वजह से पूरे स्टार का जो शेप है वो भी बढ़ने लगता है। एंड उसका शेप ओरिजिनल शेप से जो होता है वो लगभग जो कोर हीटअप के कारण बनेगा वो सेवरल टाइम्स बड़ा होता है। मीन्स व्हाट, अगर किसी तारे का शेप होता है x तो उसका रेड जायंट शेप बनेगा 100x इसके स्केल में, राइट। तो इसे हम रेड जायंट कहते हैं। अभी साथ ही साथ इसका शेप तो बढ़ता है बट इसका कलर भी चेंज होता है। हमने अगर टेम्परेचर ग्रेड आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है या सीखा है तो टेम्परेचर के हिसाब से उसका कलर डिफरेंस होता है। आप अगर 3000 2000 इस केल्विन टेम्परेचर के आसपास देखोगे तो आपको रेड कलर दिखेगा कोई भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। उसके आगे जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वो कलर रेड से लेके येलो, येलो से लेके वाइट एंड वाइट से लेके ब्लू, ऐसा वो शिफ्टिंग होता है, राइट। तो इसी तरह से जब तारा या कौन सा भी स्टार अपने अंत तक आता है तो उसका साइज़ तो बढ़ता ही है इन दिस केस, एंड उसका कलर भी जो है ये रेड होने लगता है। अभी हमारे आसमान में ऐसे कई तारे हैं जो आपको रेडिश दिखाई देंगे
उसमें से फेमस जो है बिटलजियस है, देन अल्डेब्रान है, और आई थिंक साउथ में भी 2-3 स्टार आपको दिखेंगे जो रेडिश कलर में दिखेंगे। तो ये सभी अपने आप में एक रेड जायंट है। उसमें से फेमस जो है बिटलजियस, ये सबसे बड़ा, हमारे सन से लगभग 200 गुना बड़ा रेड जायंट है, और ये अपने सुपरनोवा स्टेज के काफ़ी नज़दीक है। क्योंकि ये काफ़ी साइज़ में बड़ा है तो ऐसा कहा जाता है कि इसका सुपरनोवा हो सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है, अभी तक साइंटिस्ट को ये पता नहीं चल पाया है कि कौन से स्टार का सुपरनोवा हो सकता है एंड ये कब होता है, मीन्स व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सिचुएशन और व्हाट इज़ द एग्जैक्ट टाइमिंग, हाउ टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट टाइमिंग कि कभी कौन सा तारा सुपरनोवा बनेगा। इसका अभी तक किसी भी साइंटिस्ट या किसी भी रिसर्च से कोई भी पता नहीं लगा पाया। क्यों? क्योंकि जब तारा स्टार्स इस सिचुएशन में आते हैं एक्सप्लोजन की, तो उनके कोर में या कह सकते हो होल स्ट्रक्चर में इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इतना प्रेशर बढ़ता है, इतना टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मीन्स होगा, कोर का बोल रहा हूँ मैं, तो उसको किसी इक्वेशन के साथ यू फिट कर पाना बहुत मुश्किल है, और उससे हम पता भी नहीं लगा सकते कि इसका सुपरनोवा कब हो सकता है। इसीलिए हम सब इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं कि कौन सा सुपरनोवा हुआ है, ये होने वाला है, ये कब होने वाला है, ये हम अभी नहीं बता सकते। तो बिटलजियस के बारे में भी यही सच है कि बिटलजियस का सुपरनोवा हो सकता है, ये कल भी हो सकता है, ये हज़ारों लाखों सालों बाद भी हो सकता है। तो ये रेड जायंट के बारे में था। अभी इसका रेडिश शेड आपको दिखेगा, और ये रेड जायंट का जो फेज़ होता है फ्रॉम येलो या बेसिक स्टार के बाद का जो फेज़ होता है रेड जायंट का, ये कई मिलियन ईयर्स तक भी चलता है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द होल थिंग अबाउट द रेड जायंट। एंड मोस्टली जो रेड जायंट होते हैं उनका आगे जाके एक तो प्लैनेटरी नेबुला बनेगा, अगर वो थोड़ा साइज से कंपैरिजन में कम है जैसा हमारा सूरज है, या फिर अगर वो साइज़ में ज़्यादा है जैसा बिटलजियस है, तो उनका सुपरनोवा बन सकता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सुपरनोवाज। अभी सुपरनोवाज एक्चुअली क्या होते हैं? तो सुपरनोवा जो है ये सेकेंड मोस्ट मैसिव एक्सप्लोजन्स है आफ्टर द बिग बैंग। इसकी जो रोशनी होती है ये कई तारों को मिला के भी इतनी रोशनी नहीं मिलेगी, इतनी बड़ी एंड इतनी ब्राइट इसकी लाइट होती है। ये अपने आप में गैलेक्सी में सबसे एक ऑब्जर्वेबल इवेंट होता है जो गैलेक्सी के भी रोशनी से ज़्यादा रोशन होता है, ब्राइट होता है। तो ये एक्सप्लोजन काफ़ी बड़ा होता है, एंड इस एक्सप्लोजन से जो गैसेस, एलिमेंट्स, पार्टिकल्स, डस्ट निकलते हैं वो गैलेक्सी में, ब्रह्मांड में कई लाइट ईयर्स तक फैल जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि एक सुपरनोवा एक तो नेबुला क्रिएट तो कर ही देता है, बट वो ऐसे एलिमेंट्स पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड आउट करता है जिससे हम जो अर्थ पे लाइफ देख रहे हैं वो लाइफ तक और बाकी के एलिमेंट्स भी ये सुपरनोवा की ही देन है। तो ये सुपरनोवा एक इवेंट होता है जब कोई स्टार, काफ़ी बड़ा स्टार एक्सप्लोजन होता है, तो ये सुपरनोवा उससे क्रिएट होता है। जो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी जो होती है यूनिवर्स में, ये सुपरनोवा के कारण ही की जाती है। अभी जो इसका ट्रिगरिंग प्रोसेस है, जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो इसका ट्रिगरिंग प्रोसेस अभी तक साइंटिस्ट को पता नहीं चला कि ये सुपरनोवा कब होगा, कैसे होगा। बट ये जो सुपरनोवा है ये दूसरे प्रोसेस को ट्रिगर करता है। मीन्स मान लीजिए अगर कई नेबुलाज है और ये सुपरनोवा से जो शॉक वेव क्रिएट होता है पूरे यूनिवर्स में, उस शॉक वेव से नेबुलाज के अंदर स्टार फॉर्मेशन के प्रोसेस को ट्रिगर किया जाता है। मीन्स ऐसी शॉक वेव्स क्रिएट की जाती है जो किसी भी नेबुलास के गैसेस को हाई ग्रेविटी शॉक वेव देगी, और उस हाई ग्रेविटी शॉक वेव से एटॉमिक फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, और उस एटॉमिक फ्यूजन से आगे जाके स्टार्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये सुपरनोवा उसी का काम करता है। तो आप कह सकते हो कि सुपरनोवा जो है ये एक स्टार फॉर्मिंग ट्रिगर का काम पूरे यूनिवर्स में करता है। सो अगेन इसका जो ब्राइटनेस है ये गैलेक्सी के ग्लो जैसा ही होता है, या उससे भी ज़्यादा ग्लो या ब्राइटनेस ये क्रिएट करता है जब ये सुपरनोवा हैपन होता है।
अभी सुपरनोवा के बाद हम बात करेंगे वाइट ड्वार्फ एंड ब्लैक ड्वार्फ की। अभी बेसिकली मैंने जो आपको कहा कि तारा जो है एक तो रेड जायंट बनेगा, रेड जायंट बनने के बाद अगर वो इतना बड़ा नहीं है कि वो सुपरनोवा क्रिएट करे तो उसका एक्सप्लोजन होके प्लैनेटरी नेबुला बनेगा। एंड इफ़ द स्टार इज़ इनफ बिग इनफ टू क्रिएट द सुपरनोवा, तभी भी जाके जब जो रिमेनेंट बनता है, बचता है हर एक स्टार्स का, तो उसका आगे जाके वाइट ड्वार्फ बनता है। अभी ये वाइट ड्वार्फ होता क्या है? तो वाइट ड्वार्फ बेसिकली क्या होता है, तो ये वाइट ड्वार्फ जो होते हैं ये रिमेनिंग जो रिमेनेंट्स होते हैं सुपरनोवा के या स्टार्स के, उनके बर्निंग पार्टिकल्स या बर्निंग मैटर होते हैं, जो काफ़ी हद तक उनका टेम्परेचर भी होता है बट इतना नहीं होता एज़ कम्पेयर टू अदर स्टार्स एंड एलिमेंट्स, बट ये अपने आप को ग्लो कर सकते हैं और उसी की वजह से उन्हें वाइट ड्वार्फ कहा जाता है। अभी वाइट ड्वार्फ जो होता है ड्यू टू द ग्रेविटी इलेक्ट्रॉन कोलैप्स इन सेम एनर्जी लेवल। अभी जो होता है जो बचता है पार्ट आफ्टर सुपरनोवा, तो उसमें क्या होता है, उसका जो शेप जो होता है वो काफ़ी कम होता है। मीन्स आप कह सकते हो कि एक सिटी के साइज़ का या उससे भी कम साइज़ का ये वाइट ड्वार्फ बनता है, राइट। बट इसके अंदर जो मैटर होता है ये काफ़ी होता है, तो इसकी वजह से ज़्यादा ग्रेविटी क्रिएट होती रहती है कोर में, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपने अपने लेवल में कोलैप्स होना शुरू करते हैं। मीन्स हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स उसी एनर्जी लेवल में अपने आप को या उसके नीचे के एनर्जी लेवल में अपने आप को कोलैप्स करते हैं, और इस एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के कारण वो अपने एनर्जी को इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एंड वो लाइट होता है जो हमें इसे स्टार के सरफेस में दिखता है, इसीलिए ये वाइट कलर में हमें दिखाई देता है। अभी आगे आप अगर देखोगे तो ये डी जनरेटेड स्टार्स होते हैं। मीन्स व्हाट, कि जनरेटेड स्टार्स क्या होते हैं कि वो एनर्जी जनरेट करते हैं, बट ये जो स्टार्स होते हैं ये एनर्जी को इमिट करते हैं अपने आप से बाहर, और उसी के कारण वो डी जनरेट होना मीन्स वो कॉम्प्रेस होना शुरू हो जाते हैं, एंड स्टार कोर गेट अनस्टेबल। उसके बाद ये कॉम्प्रेशन इतने हद तक बढ़ जाता है कि स्टार का जो कोर होता है वो अपने आप में अनस्टेबल होना अनस्टेबल रहता जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाता है। एंड आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर जो बाकी बचता है वो जस्ट एक रिमेनेंट बचता है इस पूरे मैटर का, और धीरे धीरे जाके वो भी ग्रेजुअली कूल होना शुरू होता है। मीन्स व्हाट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बताया कि ये अपनी एनर्जी इमिट करते हैं एंड लो स्टेबल ऑर्बिट में स्टेबल होना शुरू करते हैं, तो वो आगे जाके स्टेबल होते हैं और रोशनी या लाइट जो इमिट करते हैं वो भी बंद कर देते हैं, एंड वो ग्रेजुअली ब्लैक ड्रॉप में कन्वर्ट किए जाते हैं। मीन्स व्हाट, कि जो वाइट ड्रॉप से आपको रोशनी दिखाई देती है वो भी आगे जाके आपको दिखाई नहीं देती, जस्ट एक वो मैटर का बॉल रहता है, जैसा एस्ट्रॉयड वगैरह आपने देखे होंगे वैसे बॉल्स रहते हैं बड़े बड़े, और उसे ब्लैक ड्रॉप कहते हैं, राइट। तो ये वाइट ड्रॉप एंड ब्लैक ड्रॉप होता है। उसके बाद अभी ये जो आप देख रहे हो न्यूट्रॉन स्टार, ये अपने आप में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है स्टार के बारे में, कि जब सुपरनोवा होता है किसी भी स्टार का, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का फ्यूज़ होना शुरू होता है। मीन्स व्हाट, ये इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इतने फ्यूज़ हो जाते हैं कि वो न्यूट्रॉन्स क्रिएट करते हैं। आपको पता है कि हर एलिमेंट में हर एटम में 3 एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अभी जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होते हैं, एंड बाकी जो बचते हैं न्यूट्रॉन वो चार्ज लेस या न्यूट्रल पार्टिकल कहे जाते हैं। अभी जो आफ्टर एक्सप्लोजन ऑफ सुपरनोवा जो रिमेनेंट बचता है स्टार्स का, कई बार वो इतना मैसिव होता है, उसकी ग्रेविटी इतनी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का फ्यूजन होने लगता है अपने आप में, एंड ये पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एक साथ आके न्यूट्रॉन्स बनाने लगते हैं, एंड इस तरीके से पूरा जो मैटर है ये न्यूट्रॉन मैटर में कन्वर्ट होने लगता है, और उसका मास जो है ओरिजिनल स्टार से या हमारे सन जैसे स्टार से काफ़ी बढ़ता है आगे जाके, बट उसका शेप उतना ही रहता है, सिर्फ मास बढ़ता है। तो वो अपने आप में कोलैप्स होना शुरू करता है, और जितना भी मैटर है, जितने भी ये एलिमेंट लेवल के पार्टिकल्स है,
ये न्यूट्रॉन पार्टिकल में कन्वर्ट होने शुरू होते हैं। इसीलिए इसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो आपको न्यूट्रॉन ही मिलेंगे, तो इसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। अभी ये एक दूसरे में जो कोलैप्स होना इसका बंद होता है, तो ये अपने आप में जो पीछे रिमेनेंट छोड़ता है, ये मैंने जैसा बताया कि ये न्यूट्रॉन्स रहते हैं ज़्यादा, इसलिए इसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। एंड ये इतने डेंस ऑब्जेक्ट होते हैं, मीन्स इतना इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है कि एक छोटे से एरिया को लोगे आप, एक शहर जैसा, एक कार के साइज़ जैसा, तो उसमें बहुत सूरज जितनी डेंसिटी, मास के साइज़ की डेंसिटी उसमें होगी। एंड इसे ढूंढ पाना या इसे मीन्स इसे खोद पाना बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि ये गैलेक्सी में बहुत स्कैटर्ड टाइप से फैले हुए हैं, और जैसे मैंने कहा कि इनकी साइज़ छोटी होती है, तो इन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी न्यूट्रॉन स्टार के कुछ टाइप्स है, सब टाइप्स कह सकते हो, उसमें से एक टाइप है पल्सार। अभी पल्सार जो है ये इमिट करता है लाइट बीम को, और वो भी उनके पोलर रीजन से, इसीलिए इसे पल्सार कहते हैं। क्योंकि जब ये रोटेट होता है, मीन्स ये स्पिनिंग होता है पोल के अराउंड, तो ये लाइट पोल से तो इमिट होता है, बट स्पिनिंग भी पोल के अराउंड होता है, तो एक पल्सेस छोड़ता है, और उस पल्सेस छोड़ने के कारण इसे पल्सार कहा जाता है। अभी ये जो रोटेशन है या पल्सेस का ड्यूरेशन है, ये मिली सेकंड से लेके सेकंड तक होता है, तो इतनी स्पीड से ये रिवॉल्व होता रहता है अपने खुद के पोल के अराउंड। अभी जो रोटेशनल स्पीड है इतनी ज़्यादा होती है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है अपने आप में या स्टार के इर्द गिर्द। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये भी इतनी होती है कि ये कई लाइट ईयर्स तक भी बढ़ सकती है। तो ये पल्सार है। जनरली पल्सार का यूज़ किया जाता है एज ए कैलिब्रेशन ऑब्जेक्ट इन स्काई। जो रेडियो टेलीस्कोप्स होती है या दूर की चीज़ें देखने वाली टेलीस्कोप्स जो होती है, वो इस टाइप के पल्सार्स का यूज़ करती है टू कैलिब्रेट देयर इंस्ट्रूमेंट। तो ये एक खासियत है पल्सार्स की। एंड पल्सार्स जो है ये काफ़ी दूर से रोशनी हमारे अर्थ तक या हमारे लोकेशन तक ला सकते हैं, बिकॉज जो इसमें से पल्सेस निकलती है ये एक्सरे भी होती है, गैमा भी होती है, एंड रोशनी की भी होती है। सो दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। उसके बाद मैग्नेटार देखेंगे। अभी मैग्नेटार एक्चुअली एक पल्सार का ही रूप होता है, बट इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ये कई गुना ज़्यादा होती है नॉर्मल प्लैनेट या स्टार्स से, इसीलिए इसे मैग्नेटार कहा जाता है। अभी इसका जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट एक्चुअली एक मैग्नेटिक फील्ड से लॉक होता है। मीन्स इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है इसके ऊपर कि जो ऊपर का जो क्रस्ट है वो लॉक होता है, मीन्स उसका मूवमेंट होना ही बंद हो चुका होता है, एंड कॉजेस मैग्नेटिक एक्सप्लोजन। और उसकी वजह से कई बार उसके सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो लॉक की जाती है, और उसका एक्सप्लोजन भी आपने को देखने को मिल सकता है आपको। अभी एक मैग्नेटार है जिसे SGR 180620 कहते हैं। उसका अभी बर्स्ट अगर आप देखोगे जो हुआ, तो 1/10 ऑफ सेकंड में उसने इतनी एनर्जी रिलीज़ की जितनी हमारा सन जो है पूरे 1 लाख साल में भी इमिट नहीं करता। इतनी एनर्जी उसने सिर्फ कुछ सेकंडों में, मीन्स सेकंड के भी कम हिस्से में उसने रिलीज़ की थी। तो ये मैग्नेटार जो है ये रियली काफ़ी एक डेंजरस एंड हजार्डस ऑब्जेक्ट है, बट इनका रेयर ऑब्जेक्ट है ये, इन्हें ढूंढ पाना भी मुश्किल होता है, एंड बहुत ही रेयरेस्ट ऑब्जेक्ट ये माने जाते हैं, राइट। अभी इसके बाद हम जो एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यह सब्जेक्ट है ब्लैक होल्स के बारे में देखेंगे। ये जो इमेज आप देख रहे हो, जनरली इस इमेज, ये हाइपोथेटिकल इमेज है, रियल इमेज नहीं है, बट ब्लैक होल इस टाइप के इमेज से यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है। अभी ब्लैक होल बनते क्यों है, तो किसी भी एक्सप्लोजन के बाद जो रिमेनेंट बनता है, मीन्स सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जो रिमेनेंट बचता है, अगर वो इतना बड़ा होगा, उसकी ग्रेविटी अगर इतनी ज़्यादा होगी कि उसका साइज एंड मास एंड डेंसिटी ऑफ दैट मैटर इतना होगा कि उसकी वजह से वो इतनी ग्रेविटी क्रिएट करेगा, ग्रेविटेशनल एनर्जी, कि वो अपने आसपास के सभी
मैटर को, गैस को, जो भी है वो अट्रैक्ट करेगा। एंड इवन दो द लाइट ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस ऑब्जेक्ट, और इसी की वजह से इसे ब्लैक होल कहते हैं। कि एक तो इसके अंदर से लाइट बाहर नहीं आ सकती क्योंकि इसकी ग्रेविटी इतनी होती है कि लाइट के जो फोटोन पार्टिकल्स है वो भी एस्केप नहीं कर पाते। रिमेनिंग के आसपास के लाइट, मैटर, सभी एनर्जी को एंड मैटर को ये अपने आप में खींच लेता है, इसीलिए इसे मिला के ब्लैक होल किया कहा जाता है। ब्लैक होल ऐसा कहते हैं कि ब्लैक होल में इतनी ग्रेविटी होती है कि ये टाइम एंड स्पेस को भी बेंड कर सकता है। एंड ड्यू टू दैट जो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है वर्म होल का, वो क्रिएट हो सकता है। तो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो है, मीन्स ब्लैक होल तो है बट उसमें भी सुपर मैसिव है। तो जनरली ये किसी भी गैलेक्सी, बड़े गैलेक्सी के कोर के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं इन द सेंटर, एंड उस सेंटर के इर्द गिर्द पूरे गैलेक्सी के ऑब्जेक्ट रोटेट होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है हमारी जो मिल्की वे है उसके सेंटर में भी एक सबसे बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल है, और उसके इर्द गिर्द पूरे गैलेक्सी के स्टार्स, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स रिवॉल्व हो रहे हैं। एंड द बाउंड्री वेयर द लाइट डेंस एट द सरफेस इज कॉल्ड इवेंट होराइजन, कि जहाँ तक लाइट जाती है या जहाँ तक लाइट को हम देख सकते हैं अराउंड दिस ऑब्जेक्ट ब्लैक होल, उस बाउंड्री लाइन को यहाँ पे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इस इमेज में आप अगर देख सकते हो सेंटर के कोर में, वहाँ पे आपको एक ब्लैक पार्ट दिखेगा और इसके इर्द गिर्द लाइट दिखेगी। तो इस पार्ट को या इस बाउंड्री को कहा जाता है इवेंट होराइजन, कि जहाँ तक लाइट जा सकती है, जहाँ से लाइट एस्केप हो सकती है एंड उसके बाद एस्केप नहीं हो सकती, ये दोनों के बीच में जो बाउंड्री क्रिएट होती है उसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। अभी इसमें आप अगर देखोगे तो एक ऑब्जेक्ट है क्वेसार और स्टेलर रेडियो सोर्स, जिसे क्वेसार भी कहा जाता है। अभी ये क्वेसार जो है ये एक तरीके के ब्लैक होल्स ही होते हैं। न्यू एंड यंग गैलेक्सी में इन्हें ढूंढ पाना बहुत ही आसान है। ये उन गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं। ये जो क्वेसार्स होते हैं इनका स्पीड एंड ब्राइटनेस ये बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स 1000 टाइम्स ब्राइटर देन एनी गैलेक्सी और मिल्की वे से आप इसे कंपेयर करोगे तो। एंड ये जो क्वेसार जो है ये बहुत ही एक एक्स्ट्रा यहाँ पे होता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेसार हमने देखा, ब्लैक होल्स देखे, न्यूट्रॉन स्टार, मैग्नेटार, पल्सार, ये सभी हमने देखे। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं, एक ऐसे इवेंट्स है पूरे यूनिवर्स में जो एक स्टार के अंत में क्रिएट होते हैं एज पर दियर ग्रेविटी, मैटर एंड साइज, राइट। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि एक स्टार की लाइफ साइकिल पूरी कैसे होती है। इससे पहले के लेक्चर में हमने स्टार की पहली स्टेप देखी थी लाइफ साइकिल की, कि स्टार फॉर्मेशन कैसे होता है, और इस लेक्चर में हमने देखा स्टार की एंड कैसी होती है। तो ये बेसिक आपका यहाँ पे क्लियर होगा कि हर एक स्टार जो है उनका एक तो उनके टेम्परेचर के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन होगा, उनके शेप एंड मैटर के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन होगा, एंड आफ्टर दैट वो लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में है, वो क्वेसार है, वो ब्लैक होल है, या वो प्लैनेटरी नेबुला बन चुके हैं, या न्यूट्रॉन स्टार है, इनके हिसाब से भी उनके क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, राइट। तो ये जो स्टार्स है इनकी डेथ जो है, ये डेथ एक कॉज होती है नए स्टार्स या इवन दो लाइफ या इवन दो एनी काइंड ऑफ क्रिएशन इन यूनिवर्स, ये डेथ उसका कॉज होता है। इसीलिए हमारे भारत के परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे जिसका अंत होता है वहाँ ही उसकी शुरुआत भी होती है। तो इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे हमारे सन के बारे में देखने के लिए, एंड हमारे सोलर सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो थैंक यू टू अटेंड दिस लेक्चर।